Good morning, students. So, again, welcome in today's lecture. In yesterday class, we have discussed industrializations, how to moth wings are affected. Now, we will complete this one, then start adaptive radiations. So, yesterday period, we have discussed explanations, the collections of moth made in 1915 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशंस, उनकी क्या पोजीशन थी, कौन सी विंग्स, वाइट विंग्स जो मोथ थी वो नंबर में बहुत ज़्यादा थी, और ब्लैक जो डार्क विंग थी और मेलेनाइज्ड मोथ वो कम थी. फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि उसका नंबर रिवर्स हो गया. रीज़न क्या था? ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क. ट्री ट्रंक कैसा हो चुका था? पूरी तरीके से डार्क हो चुका था. ठीक है, क्यों? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रीज स्मोक एंड शूट. ठीक है, अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग मोथ डिड नॉट सर्वाइव. तो क्या हुआ, इसके ऊपर वाइट विंग मोथ जो है सर्वाइव नहीं कर सकी ड्यू टू प्रीडेटर. डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मोथ सर्वाइव, क्योंकि डार्क के ऊपर डार्क बैकग्राउंड पर डार्क कलर जो विंग्ड मोथ थी वो हाइड हो जाती थी, तो वो आसानी से प्रीडेटर उसको पिक नहीं कर पाए. प्रीडेटर ने किसको पिक किया? वाइट विंग्ड को. ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन द थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेंस कवर्ड द ट्री इन द बैकग्राउंड. और इससे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशंस में एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी. किसकी? लाइकेन की. आप लोगों को पता है ना, लाइकेन पॉलिनेशंस चेक करता है. जहाँ पॉलिनेशन वाला लाइकेन ग्रो ही नहीं करेंगे. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था यूके में और लंदन में, तो उस समय पर ऑलमोस्ट थिक ग्रोथ थी. किसकी? लाइकेंस की. थिक ग्रोथ ऑफ वाइट कलर्ड लाइकेंस. और उन्होंने पूरी ट्री के ट्रंक को कवर कर रखा था, और उसके ऊपर वाइट विंग मोथ जो हैं वो आसानी से हाइड हो जाती थी. बट द डार्क कलर जो मोथ थी वो पिक्ड हो जाती थी प्रीडेटर के थ्रू. ठीक है, तो ये डेवलप हुआ. दे विल ग्रो इन एरिया वेयर दे आर पॉल्यूटेड. और लाइकेंस उस जगह पे कभी ग्रो ही नहीं करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन होता है. तो हैंस मॉथ वर ऑल्सो एबल टू कॉम्फ्लेज दैमसेल्व्स. तो वहाँ पे क्या करना पड़ा? मॉथ अपने आप को चेंज किया. ठीक है ना. जो कॉम्फ्लेज वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? टू चेंज अकॉर्डिंग देयर एनवायरमेंट, जो अपने को एनवायरमेंट में हाइड कर लेता है. दिस टर्म्स वी विल यूज इन कॉम्फ्लेज दैमसेल्व्स, हाइड इन बैकग्राउंड. ठीक है, अपने को बैकग्राउंड में हाइड कर लेना. किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए. तो यहाँ फिगर दिया है कि जब वाइट ट्रंक था तो इसके ये जो वो थी ब्राउन कलर की जो मौत थी ये आसानी से विजिबल नहीं थी. ब्लैक कलर पर वाइट कलर की आसानी से विजिबल हो गई. तो देयर आर टू एग्जाम्पल्स गिवन देयर. ए फिगर किसको शो कर रहा है? ए फिगर शो कर रहा है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बी फिगर किसको शो कर रहा है? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की लाइकेन ग्रो नहीं हो पाया, और फिर इस तरीके से इस तरीके से जो उनका नंबर चेंज हो गया. दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्ट बाय द फैक्ट दैट द एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशंस डिड नॉट ऑकर इन रूरल एरिया द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ वॉज लो. अब ये क्लियर हो गया कि जिन एरिया में इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, वहाँ पर जो मेलेनिक मोथ थी बहुत कम थी. ठीक है, और रूरल एरियाज लाइक दिस शो दैट इज़ द मिक्स्ड पॉपुलेशन. ठीक है, कुछ मिक्स पॉपुलेशन थी. दैट कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. रिमेंबर, नो वेरिएंट्स टू कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. उन्होंने ये कहा कि कोई भी वेरिएंट्स होता है कभी भी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट नहीं होते. जैसे हम कहते हैं ना कि एक जनरेशन या एक ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप होकर उससे दूसरा ऑर्गेनिजम्स डेवलप होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स वाइप आउट हो जाएगा. वो भी एग्जिस्ट करेगा, और जो वेरिएशंस के बाद जो ऑर्गेनिजम्स में चेंज आया है वो भी अपने को क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे. और दैट इज़ रीज़न ऑफ
डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्यों आई है? पहले थोड़ी ना इतने सारे थे, पहले तो बहुत सिंपल फॉर्म था। धीरे 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 स्लोली टाइम के अकॉर्डिंग एक एक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती गई। जैसे सबसे पहले हेट्रोट्रॉप्स आए, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स वाटर में, हेट्रोट्रॉप्स जो प्लांट्स थे या ऑर्गेनिजम्स थे वो पहले आए, क्योंकि उनको ईजली अपने ईजली जो उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले जो वो थे, फीडिंग के लिए जो दूसरे ऊपर डिपेंड करते थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीडअप कर लेते थे, तो पहले वो आए। लेकिन धीरे धीरे जब उनका नंबर कम हो गया तो फिर कीमोसिंथेसिस आया। कीमोसिंथेसिस के बाद ऑटो सिंथेसिस का सेकंड पार्ट फोटोसिंथेसिस आया, और लाइक दैट इस तरीके से प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती गई और डाइवर्सिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, ठीक है। तो दिस इज़ द सम पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज adaptive radiations. Adaptive radiations, it is very important point. Adaptive radiations basically क्या शो करता है? ये भी एक ये शो करता है कि इवोल्यूशंस में जो डाइवर्सिटी आई है वो इट इज़ ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशंस एक तरीके से डाइवर्सिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डाइवर्सिटी। Different life forms. How to originate different life form. Different life form. Clear student? तो adaptive radiations बहुत important है। क्या है adaptive radiations? During his journey, Darwinism went to गैलापोगोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड गया था? गैलापोगोस। ये कहाँ पर है? इक्वेटर पर, अर्थ की जो इक्वेटर पर। तो इधर पर जाने का उसके पीछे रीज़न क्या था? कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। वहाँ उसको बहुत तरीके की डाइवर्सिटी मिली। ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स विच डार्विनिज्म कॉल्ड डार्विन फिंचेस। छोटी छोटी सी बर्ड्स थी, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी हुई, ठीक है। डार्विनिज्म्स ने उनको क्या कहा? स्मॉल बर्ड्स को कहा डार्विनिज्म फिंचेस। अब क्या रियलाइज़ किया? ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज़ ऑफ फिंचेस इन सेम आइलैंड। उन्होंने रियलाइज़ किया, ये देखा कि एक ही गिवन एरिया है और इसमें एक पॉइंट से बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एरिया कौन सा है? सेम आइलैंड, बट डाइवर्सिटी यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी थी। एक ठीक है, 2, 3, इस तरीके से एक सेम गिवन एरिया पर अ वैरायटी ऑफ फिंचेस उनको देखने मिली। समझ में आया स्टूडेंट? बहुत सारी तरीके की फिंचेस देखने मिली। ऑल वेराइटीज ही कंजक्टेड इवॉल्व ऑन अ आइलैंड इटसेल्फ, जो एक आइलैंड्स पे ही डेवलप हुई थी। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचर, जो ओरिजिनल वन थी, ये क्या थी? ओरिजिनल जो थी ये कैसी थी? बेसिकली सीड ईटर, ठीक है। सीड ईटर फीचर्स मैनी अदर फॉर्म विद ऑल्टर्ड beak arose enable them to become insectivorous और vegetarian finches। आगे उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले वो सीड ईटर थी, लेकिन वो एक आइलैंड पीस पर अलग अलग रेडिएट हो गई थी, ठीक है ना। कुछ उसमें कैसी हो गई थी? इंसेक्टिवोरस, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस थी। तो जो process of evolution of different species in given geographical area starting from a point, इसमें ये बात पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है कि इवोल्यूशंस हुआ है एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे। जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ था और लिटरली रेडिएटेड टू अदर एरिया, और इस तरीके से वो अदर एरिया पे लिटरेट हो गया। क्या हो गया? अदर्स एरिया पे वो इस तरीके से रेडिएट हो गया। दिस इज रेडिएशन। ये क्या है?
रेडिएट होना, निकली कहाँ से थी, ये ओरिजिनल पॉइंट यहाँ से निकली थी और ये इस तरीके से रेडिएट हो गई थी, ठीक है। तो गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटेड टू अदर एरिया और अदर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशंस। तो इसके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एडेप्टिव रेडिएशंस के। फर्स्ट, ऑल आर फ्रॉम सेम जियोग्राफिकल एरिया, जितने भी रेडिएशन हुए हैं एक ही जियोग्राफिकल एरिया से हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टार्टिंग की एक से स्टार्ट हुई हैं, कॉमन एंसिस्टर्स है, एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, जो कि रेडिएट होती गई कहाँ पे, अदर जियोग्राफिकल एरिया से। स्टार्ट हुई थी एक सेम जियोग्राफिकल एरिया से और वो रेडिएट होकर अलग अलग हैबिटेट पर चली गई। दिस इज कॉल्ड एज adaptive radiations. Darwin fringes represent one of the best examples of this phenomena. Now student, in this year adaptive radiations, a lot of questions come from adaptive radiations. तो adaptive radiations का examples हैं ये Darwin finches. These are the Darwin finches, variety of beak in finches. देखो ये फर्स्ट बीक है, ये कैसी है, जो ओरिजिनल, ये फूड ईटर है, कैसी है, ये फ्रूट्स ईटर, ठीक है ना। ये सीड ईटर जिनको हम कहेंगे, सीड्स खाती थी, सीड ईटर। और धीरे धीरे जब ये रेडिएट हो गई, अलग अलग हैबिटेट पे चली गई, तो इनकी बीक जो है चेंज होती गई, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गई, इंसेक्टिवोरस बीक में और वेजिटेरियन बीक पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडेप्टिव रेडिएशंस हुआ और दिस इज सर्च बाय डार्विन्स, ठीक है। जो डार्विन्स थे उन्होंने जो बुक्स लिखी हुई हैं एवोल्यूशन के ऊपर कि एवोल्यूशन, तो उनकी थ्योरी बहुत ही जेन्युइन है और काफ़ी एप्रिशिएबल है, ठीक है। तो उस थ्योरी को कभी अलग नहीं कह सकते। देयर आर स्पेशली 3 थ्योरीज आई हैं जो अभी हम लोग आगे रीड करेंगे। तो डार्विनिज्म्स थ्योरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे पूरी तरीके से रेलिवेंट है, वो उसको कहीं जो है उसमें कमियां नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि आगे जो डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं वो धीरे धीरे एक की जो कमी थी उसको दूर करते करते अंत में वो पूरी तरीके से रेलिवेंट हो गई, ठीक है। तो ये है एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विनिज्म फिंचेस लिया है। अनदर एग्जांपल्स इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या है, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मार्सुपियल each different from other evolved from their ancestors stock, जिसमें कि वो जो फिटस है वो एक पाउच लाइक बैग में जो कि मदर के उसमें अटैच रहता है उसमें वो डेवलप होता है, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में बहुत ही फेमस है। तो देखो एक मार्सपुलियन है और रेडिएट होने के बाद उसने कितनी सारी स्पीशीज़ डेवलप करी हैं, ये सब अलग अलग हैं, बैंडेड एंट ईटर, टाइगर कैट, ठीक है, तस्मेनियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोयला, ठीक है, बैंडिकॉट, फिर मार्सुपिलियन रैट, कंगारूज, वॉम्बैट। दीज आर द originated only from a single ancestors, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स किसका है, इट इज एडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ द मार्सपुलियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनका एक कॉमन एंसिस्टर्स है, दीज आर द कॉल्ड एज प्लेजेंटल एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या शो करता है कि एडेप्टिव, इनमें ये अलग अलग एरिया पर माइग्रेट कर गए और उसके हिसाब से उनमें चेंज होता गया, अब बट ओरिजिनल स्पीशीज से ये रेडिएट होकर और डिफरेंट हो गए। कॉमन उनका एंसेस्टर्स एक था बट वो डिफरेंट हैबिटेट में रहने के कारण वो अलग अलग नेचर के हो गए, ठीक है। और दिस इज अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये वाला आपका क्या है, डाइवर्जेंट। एक एग्जाम्पल इसमें कन्वर्जेंट का है, एक डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो ये एडेप्टिव रेडिएशंस के दो एग्जांपल्स हैं। ये क्या शो कर रहा है, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस अपीयर टू हैव occurred in isolated geographical area represented different habitat can call this convergent evolution। इसमें क्या किया, ये अलग अलग एरिया पर चले गए, ठीक है ना, डिफरेंट हैबिटेट, तो इनको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। एक और एग्जांपल्स दिया कन्वर्जेंट का, प्लेजेंटल मैमल्स है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, इससे मोल है, मोल से एंटीटर, माउस, इस तरीके से ये स्पीशीज़ निकली हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है उससे फॉलोइंग दीज स्पीशीज़ कम आउट, ये अलग अलग थी लेकिन ओरिजिन सबका एक था। प्लेजेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive radiations in involving into varieties of such placental mammals। ये भी एक adaptive radiations है, but कौन सा adaptive radiations है, convergent, each of which appear to be similar to the corresponding marsupial placental wolf और Tasmanian wolf marsupial। ये examples ये दिए हुए हैं। तो these are the adaptive radiations। adaptive radiations के बाद now our next topic it will be about theories of evolution। theories of evolution में we will read theories of evolution, कौन कौन सी हम लोग को theory read करना है, theory read करना है। first one Lamarckism, Lamarck's theory, ठीक है। सेकंड जो थ्योरी है जो हम लोग को काफ़ी डिटेल में रीड करना है, डार्विनिज्म तो बहुत डिटेल में रीड करना है, डार्विनियन थ्योरी। और थर्ड वन और डेवलप थ्योरी, और इसकी लिमिटेशंस को दूर करते हुए जो थ्योरी फॉर्म हुई है, दिस इज ह्यूगो डी ब्राइस। थर्ड थ्योरी इज ह्यूगो डी वेरिस। ये थ्योरी ये डार्विनिज़म्स की लिमिटेशंस को दूर करते हुए, डार्विनिज़म्स थ्योरी में कुछ कमियां थी उनको इसने क्या किया, दूर किया। सो दिस इज द three theories which we will read, theories of evolution। after that Hardy-Weinberg's principle, it is very important principle। फिर we will read population genetics, where we read gene migrations, gene drift, mutations, genetic recombinations, natural selections। then we will read evolution of plants, evolution of animal, then evolution of human being। so there are 3 topic in this week। it will not finish but next week it will be finished। it is very important topic। इसको लोग सबसे पहले छोड़ देते हैं क्योंकि इतना थियोरटिकल है ना, इसमें दिया है ये थ्योरी वो थ्योरी, तो उसको लोग पढ़ते ही नहीं। लेकिन वो थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है, कैसा क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है और लोग इसको सोचते बाद में पढ़ेंगे, छोड़ देंगे और इसके मेन पॉइंट्स छोड़ देते हैं। तो थ्योरी को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव